गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमी पे। बच्चों, ये जो बच्चों इस बार 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये आखिरी साइंस का मॉडल सेट है। बच्चों, एग्जाम देने जाने से पहले आप सभी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, जो आप समझ लीजिए, जाने से पहले इस वीडियो को देख कर जाइए और आप उम्मीद रखिए अगर आप इसके पहले जो भी सेट बनाया गया अगर उसको अभी आप देख लेते हैं तो आप एकदम 100% भरोसा रखिए कि एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। और देखिए आज का जो ये सेट है ना, अब लोग एकदम इसको प्रैक्टिस सेशन के रूप में लेंगे, यानी कि इसको फटाफट हम लोग इसको क्लियर कराते चलेंगे। जो भी आपका कमेंट होगा आप लोग कमेंट में इसका जवाब देते रहिएगा, ठीक है। और आप लोग एग्जाम में किसी प्रकार का कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इत्मीनान से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है बच्चों कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी यानी एफ का मान ऋणात्मक किसका होता है। तो बच्चों एफ का मान ऋणात्मक होता है। ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल की इनमें से सभी। किसका निगेटिव होता है बच्चों? तो बच्चों याद रखिएगा, निगेटिव किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है, सभी का नहीं होता है बच्चों। तो अवतल दर्पण आप लोग करेंगे, ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2 होता है। f बराबर r गलत है, f बराबर r/2 यही सही है, बाकी सब गलत है, यानी आंसर क्या होगा? बी। आप लोग भी बच्चों कमेंट में इसका जवाब देते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? बच्चों बताना है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन है आपके सामने हवा, जल, शीशा और हीरा। अगर आप जानते हो किसी भी क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर देते रहिए बच्चों। तो बच्चों ऑप्शन क्या होगा? हीरा होगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। बच्चों देखिए, आपसे बोले थे ना कि ये एकदम आपका आखिरी जो होता है वीडियो है इस साल के लिए। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि देखो ये आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा ना, या पूरा सेट कर लोगे ना तो पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा आपको। तो बिल्कुल वीडियो देखने से चूकिए मत, और वीडियो देखने से पहले आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, और लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद थोड़ा सा इसको आप लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट कीजिए इसको शेयर, और चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एकदम धुआं धुआं कर देना है बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन को। सबसे पहले एग्जाम मूल मंत्र है एग्जाम पास होने का बच्चों, कि एग्जाम में डरना नहीं है बच्चों। और जो बच्चा डरता नहीं है उसका एग्जाम बेहद ही अच्छा जाता है। आप एक मुस्कान के साथ एग्जाम देने जाइए और एकदम मुस्कान के साथ ही आप वापस आइए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए जी, कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के अल्पतम दूरी। देख बच्चों, अल्पतम, अल्पतम का मतलब होता है कम। तो अल्पतम कितना होता है बच्चों? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर की कोई नहीं। तो बच्चों आपका आंसर होगा बी, ठीक है। अल्पतम दूरी 25 और अधिकतम अनंत होता है, ठीक है। आइए कमेंट में जवाब देते रहिए। धुआं धुआं कर देना है बाबू क्वेश्चन को, बाबू हुआ हुआ नहीं, धुआं धुआं करना है बच्चों। एकदम दिल खुश करके एकदम पढ़िए, एकदम मन को खुश करके वीडियो को देखना है। और वीडियो को देखने से पहले शेयर तो बाबू एकदम झाड़ के कर दीजिए। करो, शुरू करो जी, शेयर एकदम कर दीजिए बाबू, ठीक है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? कौन कम झुकता है बताना है। बैगनी, नीला, लाल और पीला। बच्चों अगर जानते हो इसका जवाब तो जवाब दीजिए। झुकता कम है लाल, अधिक कौन झुकता है? बैगनी। तो इसमें पूछा है कि सबसे कम कौन झुकता है, आंसर होगा लाल, ठीक है। क्या ही दिक्कत है बच्चों, शेयर करने में कंजूसी नहीं। अगर अभी तक बच्चे को, अगर कोई भी बच्चा लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। ये सब आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? कहने का मतलब सीधा सा है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, डिफॉक्सी लेंस, इनमें से सभी। बच्चों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो अवतल क्या हो जाएगा बच्चों? अवतल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, ठीक है। किस पे निर्भर करता है? यहाँ पे प्रतिरोध भी दे देना चाहिए था। चलो किस पे निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। देखिएगा विद्युत प्रतिरोधकता या विद्युत प्रतिरोध जो होता है ये इन चारों पे निर्भर करता है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा सी। और यहीं से तो निकल कर आता है R समानुपाती L
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a यानी व्युत्क्रमानुपाती। जब इसको जोड़ते हैं तो L/A आता है, ठीक है बच्चों, L/A। और जब ये समानुपाती को हटाएंगे तो इसके बदले में नियतांक आता है L/A। इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। प्रतिरोध आए चाहे प्रतिरोधकता है, आंसर आपका यही होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देखिए, वाट, वाट प्रति घंटा, यूनिट की ओम। बच्चों जवाब दीजिए कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट। और याद रखिएगा शक्ति को जेम्स वाट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसको वाट कहते हैं, W से सूचित किया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? आपको बताना है। 3.6 गुणे 10 के पावर 3, 3.6 गुणे 10 के पावर 4, 3.6 गुणे 10 के पावर 5 कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6। तो बच्चों आपका जवाब होगा डी। एक यूनिट में 3.6 गुणे 10 के पावर 6 होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि सत्य कौन नहीं है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, सत्य नहीं है। यानी कि सत्य नहीं का मतलब क्या खोजना है? असत्य खोजना है, ठीक है। चलिए, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये तो सही है, तो सही है। तो देखिए असत्य खोजना है, यानी जो सही है वो गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, सही बात है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, सही है। सही है तो गलत है। हरे विद्युत रोधन वाले तार प्रायः विद्युतमय तार होते हैं। कह रहा है कि जो हरा तार होता है ना उदासीन होता है, विद्युतमय का मतलब होता है उदासीन होता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युतमय हरा तार। चलिए जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? बच्चे देखो, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत तो करता है, ये भी सही है। जब सब सही है तो ये वाला गलती है, क्योंकि जो विद्युतमय होता है ना उदासीन नहीं कह रहा जी, उदासीन कहता तो हरा होता। विद्युतमय का मतलब होता है सुचालक, तो हरा नहीं होता लाल होता है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमास संकेत करता है। कह रहा है कि फ्लेमिंग के जो बाम हस्त नियम है उसमें मध्यमा किसका संकेत करता है? चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, जवाब दीजिए कौन से फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम में माध्यमा किसको सूचित करता है बच्चों? तो माध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का डीप एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब समय एनालिसिस का नहीं है, अब समय है आपके रिवीजन का। तो बच्चों इसीलिए हम किसी भी क्वेश्चन का डीप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं बच्चों। आप इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है। जो भी एक बार क्वेश्चन आ रहा है, देखो सब चैप्टर से क्वेश्चन को इसमें डाला गया है, तो इसमें होगा क्या बच्चों कि आप लोग सही तरीके से देखोगे तो आपका रिवीजन एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर नहीं, इसको देना चाहिए। चलो ठीक है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं निश्चित नहीं होती है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो पहले दोनों गलती है। तो देखो इसको बना ही देते हैं ताकि आपको समझ में। देखो जी, ये चुंबक है, चुंबक में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। नॉर्थ से निकलती है और कहां जाती है बच्चों? साउथ में जाती है, ठीक है, साउथ में जाती है। और चुंबक के अंदर क्या होता है? तो साउथ से नॉर्थ में आती है, ठीक है। इसको नॉर्थ कहते हैं और इसको साउथ कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है? चुंबक के अंदर माइनस से प्लस की ओर जाती है, यानी कि साउथ से अंदर। क्वेश्चन में पूछा है कि चुंबक के भीतर बताना है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है तो साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी बच्चों आंसर जो है बी सही है बच्चों, ठीक है। आप लोग कमेंट में जवाब भी देते रहिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी का स्रोत निम्न में कौन सा है? आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है बच्चों। ऑप्शन है यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, की इनमें से सभी।
बच्चों याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है ना, ऊर्जा का यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, पोलोनियम होता है, बहुत सारी ये चीजें होते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर होगा ये। याद रखिएगा, यूरेनियम 92,235 और यूरेनियम 92,238। देखिए बच्चों, इन यूरेनियम का 2 समस्थानिक होता है, 35, 235 और 238। तो ये होता है ईंधन के रूप में यूज, इसका नहीं होता बच्चों, इसका होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यूरेनियम ऐसे आपका आंसर क्या होगा, ये। इतना डीप नहीं आएगा क्वेश्चन, वो सब कंपटीशन में आता है। कली चूना, कली चूना जो एकदम कली हो, यानी कि उसमें से उष्मा नहीं निकला हो, ठीक है। उस जैसे फूल एकदम ताजा ताजा खिला रहता है, उसको कली बोलते हैं ना। उसी प्रकार से जब चूना में उष्मा नहीं निकला रहता है ना, तो कली बोला जाता है, ठीक है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कली, तो ये है कली बाबू, एकदम नया नया है बाबू, कली चूना है CaO, ठीक है। जब इसको पानी में डाल देते हैं ना CO2, तो सब इसका गर्मी निकल जाता है, फिर ये कली नहीं हो जाता है, CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कली चूना पूछा है, तो कली चूना का फॉर्मूला क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्लास जो होता है, हमारा क्लास लगता है 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों ये वीडियो को एकदम झाड़ के शेयर कर दीजिए, धुआं कर दीजिए। जो भी आपके पास जो भी शेयर करने का सुविधा है, ट्विटर हो फिर, या फिर इंस्टा हो, जो भी है, व्हाट्सअप है, कहीं जहां भी आपको शेयर करने का मौका मिले, दबा कर शेयर कर दीजिए। कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होती है। देखिए भाई, जल को तोड़ेंगे ना, तो H+ और OH- आता है, यही ना होगा बच्चों, माइनस आएगा। तो कह रहा है कि बताइए कि कैथोड पर कौन आता है, ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, की ओजोन, बताना है बच्चों। देखिएगा जी, देखिए कैथोड एनोड जो होता है ना, प्लस होता है। तो देखिए ये हाइड्रोजन तो हमेशा कैथोड पे जाएगा, क्योंकि कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस। तो एनोड के पास ऑक्सीजन जाएगा क्योंकि निगेटिव है, और कैथोड के पास कौन जाएगा, प्लस जाएगा, क्योंकि वो माइनस है। कैथोड निगेटिव प्लेट होता है तो ये आएगा, और एनोड पॉजिटिव प्लेट होता है तो ऑक्सीजन आएगा। तो कह रहा है कि कैथोड पे कौन आएगा, यानी कैथोड मैंने कहा माइनस, ठीक है। तो कैथोड होता है माइनस, तो ऊपर प्लस जाएगा, यानी हाइड्रोजन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कौन जाएगा जी, ये हाइड्रोजन। चलो जी अगला क्वेश्चन आ जाओ जी। कह रहा बेकिंग सोडा, बच्चों बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। रासायनिक सूत्र क्या है, एक तो बाबू सूत्र याद होगा, इस आना ही आना है, तो सूत्र याद करके जाओ। NaHCO3 Na2CO3 × 10H2O, CaOH का होल ट्वाइस CaCO3। तो बच्चों आंसर होगा NaHCO3, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को लाल करना बच्चों, नीला को क्या करना है बच्चों, नीला को लाल। और लाल कौन करता है, तो लाल करने के लिए पदार्थ कोई और नहीं, अम्ल का उपयोग किया जाता है बच्चों। अम्ल, क्षार, लवण की में से कोई नहीं, तो बच्चों क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। अम्ल जो होता है नीले को लाल कर देगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है। बाबू ये कई सेटों में बनाए हुए हैं, 7, 8, 9 की 10.5, तो बच्चों आंसर होगा 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसको एंटासिड भी कहा जाता है बच्चों, एंटासिड भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो जी, कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है। कह रहा है कि बताइए कौन सा अधातु जो है चमकीला होता है। ऑप्शन है आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन की सेलेनियम। तो बच्चों आपका आंसर होगा आयोडीन, I2 जो है चमकीला होता है, अर्थात सफेद होता है आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्रियाशील की बात करें तो आपको बताना है, क्रियाशीलता भी आपको ऑर्डर भी बता दिए, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक वगैरह वगैरह, ठीक है, लोहा। तो देख लो सबसे पहले कौन आ रहा है, ये अधिक क्रियाशील होता है, तो सोडियम तो है नहीं, सोडियम का नहीं, सॉरी पोटेशियम तो है नहीं, तो सोडियम है, आंसर हो जाएगा सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, सोडियम। पोटेशियम रहता तो पोटेशियम लगाया जाता बच्चों, लेकिन है ही नहीं तो उसका याद क्यों करना है, उसको जो है उसी से काम चलाना है ना बाबू। चलिए, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों। कहता है 2, 6, 3 और 4। बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाना बच्चों, क्वेश्चन एक आएगा 1s2, 2s2, 2p4, इसमें 2 गो और इसमें 4 2 6 ना, तो बच्चों कितना होगा, 6 होगा। ऐसे भी ग्रुप 16 का है, ओ सनम सिकवा तेरे प्यार में, ये होता है ओ सनम सिकवा तेरे प्यार, ठीक है। ये लॉजिक वर्ड है, इसको याद रखिएगा, नहीं भी याद रहेगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगा। चलिए जी बच्चों आगे देखते हैं। हाँ जी, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बच्चों। प्रक्रियात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, ये किस समूह का होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा कि अल्कोहल होगा। देखिए बच्चों ब्यूटेनॉन, देखो बच्चों इसमें नॉन लगा है, NON, नॉन। नॉन किसमें लगता है, तो एल्डिहाइड में, तो देखिए कार्बोक्सिलिक में तो ओइक एसिड लगता है, ओइक तो ये नहीं होगा। एल्डिहाइड में अल लगता है तो ये भी नहीं होगा। अल्कोहल में ऑल लगता है तो ये भी नहीं होगा, इसमें अल लगता है, तो आंसर क्या होगा, कीटोन। ये कीटोन का है ब्यूटेनॉन, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, कीटोन का। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं। नाइट्रोजन N2 है ना, कह रहा है कि N2 के बीच कौन सा बंधन होता है, तो देखो बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध पाया जाता है, याद रखिएगा त्रिबंध। देखिए एनालिसिस करना ही नहीं है इसीलिए, नहीं तो इसको बनाकर दिखाते हैं। एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंध की इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों क्या होगा, त्रिबंध होगा, सी इसका आंसर होगा, यानी 27 का, सॉरी 23 का सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फटाफट इसका आंसर आपको करते जाना है बच्चों। एल्कीन, इन लगा देख लो, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, बताओ बच्चों क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-2, तो बच्चों एल्कीन का फॉर्मूला होगा CnH2n, यानी कि बी होगा। चलो नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। देखिए चाहे पुराना आवर्त हो चाहे आधुनिक आवर्त हो, आवर्तों की संख्या आप जानते हो, ऑप्शन 7, 8, 9 की 18। आवर्त पूछ रहा है जी, आवर्त का मतलब होता है पीरियड, तो कितना पीरियड होता है बच्चों, तो पीरियड की बात करें तो 7 होता है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। कह रहा है कि जब आपकी समूह में टॉप टू बॉटम आते हो यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ेगा, इसमें क्या ही है। परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, अपरिवर्तित रहता है कि कोई नहीं। बाबू ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, बढ़ेगा साइज, बढ़ेगा क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ जाती है। हाँ अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बायो का है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी बायो बायो बायो, ये भी ईंधन है, मेरा नहीं है। हाँ जी अगला क्वेश्चन, सल्फर परमाणु, ये क्वेश्चन क्या था जी, चलो उत्तर भी ना जानते हो, ये बायो कैसे। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखो इसके पहले ऑक्सीजन पूछा था, अब सल्फर पूछ रहा है, तो इसमें भी 6 हो। अच्छा देख लो कैसे निकालेंगे, 16 होता है सल्फर का परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, 3s2, 3p4, तो देख लो इसमें 2 गो, इसमें 8 गो और इसमें 4 2 6 गो, तो बच्चों 6, ठीक है। तो आपका आंसर जो होता है सी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में, ये बायो का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त का मतलब होता है एल्कीन,
या एल्काइन। ठीक है, आपको यही खोजना है, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन या एल्काइन। CH4 नहीं होगा, C2H6 ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डबल है, C2H4 यही होगा जी, इसका नाम होगा इथीन या एथीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की? तो लेंस में बात करें तो उत्तल का जो होता है ना फोकस दूरी वो धनात्मक होता है, अवतल लेंस गलत है, उत्तल यही सही होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है और अवतल का ऋणात्मक होता है। चलो नेक्स्ट, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने वाला लेंस कौन है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल कभी उत्तल, बेलनाकार लेंस। तो बच्चों आंसर होगा उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ही दूर किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बायो का क्वेश्चन है, बायो सभी बायो दे दिया क्या जी? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये भी बायो का क्वेश्चन है। मछली, हाँ जी। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्व के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी ये मोसले द्वारा दिया गया था और इसका गुण धर्म जो होता है ना किस पे आधारित होता है? तो बच्चों बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर। जो मेंडलीव का था वो परमाणु भार पे था और जो आधुनिक आवर्त सारणी था मोसले का वो किस पे था जी? मोसले वो किस पे था? परमाणु संख्या पे। तो परमाणु द्रव्यमान पे ये गलत है, परमाणु संख्याओं के, परमाणु आकार की है, तो ये सब गलत है। आंसर होगा बी, परमाणु संख्याओं के, यानी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें के निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? जो क्षैतिज कतार होती है, क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार माने पॉट लाइन, ठीक है ना, कतार, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आवर्त कहते हैं, यानी पीरियड कहते हैं जी, आवर्त। ठीक है, आवर्त कहते हैं, समूह कहते हैं, कोष, ये सब गलत है। सही क्या है? तो आवर्त है बच्चों। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? लोहे के फ्राइंग पैन है बाबू, फ्राइंग पैन का मतलब होता है कढ़ाई, वही कढ़ाई जिससे हम लोग सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई है ये। ठीक है, कढ़ाई है बच्चों। तो कह रहा है कि बताइए कि लोहे की कढ़ाई है उसको जंग लगाने से कैसे बचाएंगे? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की पतली परत चढ़ाकर, कि इनमें सभी? तो बच्चों इनमें से सभी होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? याद रखिएगा बच्चों, ग्रुप 1 के तत्वों को चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम की कॉपर। तो बच्चों आंसर होगा क्या जी? सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर सकता है? कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर सकता है? क्लोरीन, SO2, CO2 की ऑक्सीजन। तो चूने का, देखिए ये चूने का पानी है, ठीक है बच्चों, और जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे ना तो ये बन जाता है क्या जी? CaOCl Cl, यानी विरंजक चूर्ण बन जाता है, और विरंजक, और ये विलयन को दूधिया कर देता है जी। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा? क्लोरीन। ठीक है बच्चों, क्लोरीन होगा जी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल है जी, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्टेरिक, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर, संतरा, सिरका की इमली। देखिए टमाटर में, इसको याद भी रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, इसको एकदम याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक, नींबू हो चाहे संतरा हो, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, और इमली में टारटेरिक, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा?
इमली होगा बच्चों, ठीक है। टार्टेरिक किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2, CaSO4 इंटू 2H2, CaSO4 इंटू 10H2, किनमें से कोई नहीं, तो बच्चों ये आंसर होगा CaSO4 इंटू 2H2। और ये हाफ जो देख रहे हैं ना, ये POP का होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, यानी कि H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, तो बनाएगा क्या बच्चों? तो बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा इसका C, ठीक है। कौन सा गैस बाहर निकलेगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोधकता, देखिए ओम पर मीटर की वोल्ट पर मीटर की ओम मीटर। देखिए भाई प्रतिरोधकता रो बराबर होता है क्या? देखिए R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए। तो अगर आप रो निकाल लेते हैं तो RA बाई L होता है। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या होगा बच्चों? ओम मीटर। तो ओम मीटर ये हो जाएगा सही, ओम मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? अच्छा चालक कौन होता है बताना है। चांदी, लोहा, नाइक्रोम की रबड़। बच्चों अगर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला भी दिया है, नाइक्रोम भी दिया है, क्योंकि नाइक्रोम मिश्र धातु है और मिश्र धातु की चालकता अधिक होती है, लेकिन चांदी से कम होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? फैराडे, ओरस्टेड, एम्पियर की बोर। तो बच्चों याद रखिएगा ओरस्टेड के द्वारा किया गया था। किसका खोज? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है बताना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये रासायनिक है जी। तो मोटर हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बच्चों अगर यहीं पे रहता कि जनरेटर या फिर जनित्र क्या करता है, तो जनित्र यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। 64 का देख। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? आपको बताना है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है बच्चों, ठीक है। एल्युमिनिया, जिंक, लोहा की मैग्नीशियम। देखिए इन सारे में सबसे कम क्रियाशील है लोहा। कारण क्या है कि अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, सबसे क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ठीक है। उसके बाद से कॉपर, ऐसे होता है। तो देखो सबसे लास्ट में यही ना आ रहा है जी, इन जो ऑप्शन दिया उसमें सबसे लास्ट में कौन आ रहा है? तो लोहा आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। सिर्फ कॉपर ही आता, सोना चांदी मत खोजिएगा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो एकदम मन शांत करके आंसर लगाइए। ऑप्शन जो है सी सही होगा, ठीक है बच्चों। कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, 8, 9 की 11। इसमें क्या ही दिक्कत हो सकता है बच्चों? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध पाया जाता है, वे कहलाते हैं। देखो जी, कार्बन कार्बन के बीच अगर त्रिबंध पाए तो क्या कहलाएंगे? एल्काइन कहलाता है। एल्केन, एल्काइन, एल्कीन की इतना। तो देखो इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो त्रिबंध कह रहा, तो त्रिबंध किसमें पाया जाता है? एल्काइन में पाया जाता है। नेक्स्ट, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र है OH। एथेनॉल CHO, COOH की CO। एथेनॉल में क्या होता है? तो एथेनॉल अल्कोहल है और अल्कोहल में ऑल होता है बच्चों, तो ये OH हो जाएगा, ठीक है।
अल्कोहल का संकेत क्या होता है? OH होता है बच्चों, ठीक। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है सब। हाँ जी, ये बायो का क्वेश्चन, बायो आ गया फिर से, बायोलॉजी। देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है जी, ठीक है, तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है, अपचयन कहा जाता है, संक्षारण, के इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगर ऑक्सीजन की कमी होती तो हम लोग उपचयन बना देते, ठीक है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? जग जाहिर है ये, अभी तक तो आप लोग सब जानते हैं, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के 14। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? 7 से कम, यानी कि आंसर ए सही होगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, का आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 ना, एम क्रिस्टल फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। Na2CO3 इंटू 2H2O नहीं होगा, गलत है। Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ पे O छूट गया जी, O लगा लीजिएगा, और यही सही है, और ये भी गलत है, आंसर सी सही है, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O। मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक यानी कि जब कोई मक्खी आपको काटती है तो एक अम्ल, ये अम्ल है जी, अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है। यह अम्ल कौन है? मिथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, साइट्रिक अम्ल की ऑक्जेलिक अम्ल? ये सब गलत है। मिथेनोइक अम्ल होगा, मिथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक एसिड कहते हैं, फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा, ठीक है। फार्मिक अम्ल कहा जाता है, फार्मूला होता है HCOOH, फार्मिक एसिड। जब ये चिट्टी आपको डंक काटती है ना तो आपको ये दर्द होता है, किसके चलते? फार्मिक एसिड के चलते। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बायो का है क्या जी? ये भी बायो है, चलिए बायो वाले सर ही इसको देखेंगे। इतना ये अमीबा, ठीक ठीक ठीक, हाँ जी बच्चों। तो बच्चों देखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन बताया गया, यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए ही इस मॉडल पेपर को अभी तक बचा के रखा गया था, ताकि अंत में जो है प्रैक्टिस से आपको प्रैक्टिस कराया जा सके कि आपको एग्जाम में करना क्या है। बच्चों एक और काम आपको कर देना है, एक हम लोग कंपटीशन के लिए एक और सा हम लोग नया चैनल स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है पॉलिटेक्निक अड्डा, पॉलिटेक्निक अड्डा। तो बच्चों अभी तक बाबू जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 10वां के बाद आपको अगर पॉलिटेक्निक करना है तो बच्चों ये चैनल आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। बच्चों आपको करना क्या है? बच्चों आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है इंजीनियर ओम सर, आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चों? आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है इंजीनियर ओम सर। अगर हम साक्षात आ गए तो फिर कोई बात ही नहीं है, नहीं तो फिर पॉलिटेक्निक अड्डा आपको उसमें दिखाई देगा, ठीक है। और जहां पे ये पॉलिटेक्निक अड्डा दिखाई देगा अपना प्यार उस पर दिखाना है, सब्सक्राइब उसको कर देना है, ठीक है। और वीडियो जो है उसको लाइक भी कर देना है, क्योंकि एग्जाम बाद आपको उसी पे लगना है बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में, इस मॉडल पेपर में मेरे द्वारा इतना ही। अब आप बायो सर द्वारा जो होता है बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन है आप उसका सोल्यूशन देखेंगे। और शेयर और करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों इसको थोड़ा सा आप लोग प्यार इस पे बरसाइए, जैसे कि आप लोग शिवान एकेडमी को इतना प्यार दिए हैं, इस पर भी आप लोग बेइंतहा प्यार कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए मेरा क्लास यहीं पे होता है समाप्त, और आप लोग बायो सर द्वारा आने वाले क्वेश्चन को देखिए। ओके बच्चों, अब हम लोग इस मॉडल पेपर में जो दिए गए हैं बायोलॉजी के प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि बायोलॉजी के कितने क्वेश्चंस हैं और कौन क्वेश्चन कहां से हैं। तो शुरू में चलते हैं सबसे पहले, चलिए हाँ, नाइट्रोजन एल्कीन। हाँ बच्चों, तो प्रश्न आपका है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, यानी कि इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा एंजाइम है जो कि इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। तो समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ पे जो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है,
तो बच्चों आपको बता दें ये जो लाइपेज है ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब क्या होता है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्रकुंचन दाब होता कितना है, तो 120 होता है। कितना होता है बच्चों, 120 होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। फिर अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन पादप में अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो एक बात समझने का प्रयास करेंगे। जो जाइलम होता है बच्चों, ये जाइलम क्या करता है, जल को लेके जाता है। किसको लेके जाता है, जल को लेके जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, फूड यानी कि भोजन को लेके जाता है। और रंध्र से होता है गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, गैसों का आदान और प्रदान होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो पतियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना जो भोजन है कौन लेके जाने का कार्य करता है जी, तो फ्लोएम ले जाने का कार्य करता है। यानी कि आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है जी, ओके। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, उस पौधा का नाम बताया जो कलम द्वारा कायिक यानी कि किसमें कटिंग के द्वारा, देखिएगा पूछा जा रहा है किसमें कटिंग के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया किया जा सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। गेहूं है, इसमें नहीं हो सकता है जी। धान में भी नहीं हो सकता है। ये गुलाब में हम लोग ग्राफ्टिंग, ये ग्राफ्टिंग नहीं, कटिंग की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, तो इसके तने को काट करके मिट्टी में लगा देंगे तो वहां पे एक नए गुलाब का पौधा विकसित हो जाता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, वो होगा गुलाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है। तो ध्यान देने का, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो कालाजार जो बीमारी है वो एक प्रोटोजोआ के कारण होती है जिसका नाम है लेशमानिया। क्या नाम है बच्चों, लेशमानिया नाम है, जिससे क्या होता है, ये कालाजार नामक बीमारी होती है। अगले प्रश्न की बात करनी है, उनमें से कौन द्विलिंगी पुष्प है। लौकी का पुष्प, देखिए ये गुलाब का पुष्प है, लौकी का पुष्प है, पपीता का पुष्प है। तो देखिए पपीता एक लिंगी होता है, ये लौकी भी एक लिंगी होता है, जबकि जो गुलाब का पुष्प है ये होते हैं द्विलिंगी। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, होगा ए, यानी कि गुलाब का फूल। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, यानी कि स्मेल सेंटर कहां पाए जाते हैं, तो स्मेल सेंटर नाक में पाए जाते हैं, है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर के सभी ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा, प्रमस्तिष्क के द्वारा। यानी कि ऊपर जो हमारा होता है ना मस्तिष्क होता है सेरेब्रम, उसके द्वारा ऐच्छिक क्रियाएं कंट्रोल की जाती हैं। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है बच्चों वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा। एक और बात समझिए, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुवांशिक सिद्धांत किसने दिया, तो ये थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मेंडल। किसने दिया बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, और इन्हें हम लोग अनुवांशिकी के जनक के नाम से भी जानते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, बहुत ही आसान है। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो होते हैं एक्स और एक्स होते हैं, और नर में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, जब आपका एग्जाम का पेपर आएगा उसमें ये क्वेश्चन पक्का रहेगा, लिख के दे रहे हैं जी। निम्न से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है, यानी किसे निम्नीकृत किया जा सकता है। प्लास्टिक हो, ये निम्नीकृत नहीं होता, थर्मोकोल भी निम्नीकृत नहीं होता, पॉलिथीन भी निम्नीकृत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर बची गया ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि टिश्यू पेपर। ठीक है, ओके। आहार तथा पान किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो देखिए बच्चों ये जो सबसे जो एनसीईआरटी का लास्ट वाला चैप्टर है ना, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो आहार तथा पाइन है ये बिहार की जल संग्रहण व्यवस्था है जी। कहां के जी, बिहार की जल संग्रहण व्यवस्था है, आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन है, तो देखिएगा अगर हम संसाधन को क्या करना चाहते हैं, संरक्षण करना चाहते हैं, तो हमको आर आर आर, ये आर 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 फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आर बोल तो रिड्यूस, आर बोल तो रिसाइकल,
और आर बोले तो रीयूज, यानी कि कम उपयोग करेंगे, रिसाइकल करेंगे और पुनः उपयोग करेंगे, यानी कि सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? तो कम उपयोग करेंगे तो पुनः चक्रण करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे। तो यहां पे देखिए ऑप्शन यहां पे होना चाहिए तीनों, सभी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो बच्चों एक बात समझिए, मलेरिया क्या है? तो मलेरिया का जो परजीवी होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। ओके, तो मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जब दे दिया गया है तो आपका जवाब भी क्या होगा? प्लाज्मोडियम ही होगा। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? आप बताइए, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो बच्चों ये बायोमास, ठीक है, बायोमास एनर्जी। पेट्रोलियम, लकड़ी, कोयला नहीं। पेट्रोलियम से धुआं निकलता है, कोयला से भी धुआं निकलता है, लकड़ी से भी धुआं निकलता है, लेकिन ये जो बायोमास यानी कि जो बायोगैस होता है ना, उससे धुआं नहीं निकलता। गोबर गैस का नाम सुने ही है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ओके, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या बहुत बहुत आसान सा प्रश्न है और ये बहुत ही लाइट है, यानी कि इसमें ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मनुष्य में जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 चैम्बर होते हैं। एक और बात समझिएगा, मछली का हो गया, ठीक है, ये मनुष्य का हो गया, पक्षी का हो गया, जलीय जीव का इत्यादि का हो गया। आप उससे देख लेंगे एक बार, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल मनुष्य ही पूछे, इनके अलावा भी जीवों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बहुत ही आसान है, कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है मृतजीवी होती है। ऑप्शन देखते हैं, मृतजीवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा, नहीं, ये तो केमिस्ट्री है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? बहुत ही आसान है, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? कुटपाद के द्वारा अमीबा क्या करता है? भोजन को पकड़ता है। फिर है आपके सामने, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज, ठीक है, लाइपेज याद रखिएगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ये वायवीय श्वसन, ठीक है। मछली का श्वसनांग है, तो बच्चों मछली में गिल्स पाए जाते हैं। जलीय जो जीव होते हैं उनमें मैक्सिमम गिल्स पाए जाते हैं, तो मछली में क्या होती है? गिल्स यानी कि गलफड़ होता है। तो जब आपका क्या हो जाएगा? बी। चलिए, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो एस्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं गार्ड सेल्स, जिनको हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं, यानी कि आपका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जवाब हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, अगले निम्न से वृक्क कौन सी वृक्क रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है? तो बच्चों ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा जो वृक्क का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वो नेफ्रॉन होता है, और आपके एग्जाम में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन की संरचना और इसके क्रियाविधि के बारे में पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ के जाएंगे एग्जाम देने। मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग किसमें से कौन है जी? किडनी है, ठीक है। चलिए, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन बच्चों देखिए, एंड्रोजन हम लोग कहते हैं इसको मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि नर लिंग हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अब है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चों आयोडीन की कमी से बीमारी जो होता है, आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो उससे एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम लोग घोंघा, क्या घोंघा नहीं, घेंगा कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? आपका जवाब होगा ए, यानी कि घेंगा। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है, जनरली याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। इसको हम लोग एसटीएच भी कहते हैं या जीटीएच भी कहते हैं। अब है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो बच्चों एक बात बता रहे हैं, अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है विभाजन के द्वारा होती है। और कौन सा विभाजन? जिसको हम लोग कहते हैं विखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और एक बात बताते, अमीबा में
अनफेवरेबल कंडीशन में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। अगर ऑप्शन रहेगा अनफेवरेबल वाला तो आप बहुविखंडन भी इसमें टिक कर सकते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बहुत ही आसान है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी, और जो बीजांड है ना वो इसके सीड में बदलता है। ठीक है, तो बच्चों इस मॉडल सेट में इतने ही प्रश्न थे। ठीक है, और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जीव विज्ञान के बारे में अच्छी जानकारी लें तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है बायोलॉजी अड्डा, जिसमें आप जाएंगे और बायोलॉजी अड्डा यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं तो आपको 1 नंबर पे मिल जाएगा। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।